बिहार दिवस पर भागलपुर में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत आज से हुई। तमाम स्कूलों के बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर बिहार दिवस के गीत गाए। सैंडिस कंपाउंड में बिहार का नक्शा बनाकर 113 दीप जलाए गए। साथ ही व्यंजन मेले की भी शुरुआत हुई। मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार, उपाध्यक्ष प्रणब कुमार समेत कई गणमान्य ने किया। इस अवसर पर तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके पूर्व समाहरणालय परिसर से स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने रैली निकाली। इस मौके पर सैंडिस कंपाउंड में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल के बच्चों से लेकर स्थानीय कलाकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज हम बिहार दिवस के शुभ अवसर पर बिहार के सभी बिहार वासियों से आग्रह करेंगे कि जिस तरह बिहार का विकास, बिहार की व्यवस्था और बिहार के हर चीज में सुधार होते जा रहा है, बिहार वासी भी उसमें सहयोग करें और बिहार दिवस अपने आप में बिहार वासियों के लिए एक दिवस है, एक राज्य का दिवस है और अच्छे से इसे लोग मनावें। आज 113वें बिहार दिवस के अवसर पर मैं समस्त बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज बिहारियों के गर्व करने का दिन है, समृद्ध बिहार के सपनों को साकार होने का दिन है और आज के हमारे जो बिहार के युवा हैं, उस युवा में इतनी क्षमता है, इतनी ऊर्जा है कि वो बिहार के दिशा और दशा को बदल के राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान देते हैं। और हमें लगता है कि ये बिहार दिवस जो हमारे बिहारियों के लिए, जो पहले कहा जाता था कि हम बिहारी हैं, अब हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ और बिहारी होने पर हमें गर्व है। जय बिहार, जय भागलपुर। आज कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बिहार दिवस एवं मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बिहार को आज 113 वर्ष हुए हैं जब बिहार को राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसी को राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार हम लोग एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और उसे ही बिहार दिवस के रूप में मनाने के लिए आज इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। काफी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इसमें नृत्य, गीत, साहित्य और चित्रकला सहित प्रदर्शनी भी लगाई गई है लोगों के देखने के लिए और अवलोकन के लिए। तो काफी बृहद पैमाने पर इसे मनाया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रगान के अपमान के विरोध में आज कचहरी चौक पर उनका पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर जिला के सभी कांग्रेसियों एवं राजद के साथ इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर के अध्यक्ष परवेज जमाल और राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और राजद नेता चक्रपाणी ने सीएम नीतीश कुमार पर खूब निशाना साधा। ये अभी एक सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान हो रहा था और ये मुख्य सचिव को इशारा कर रहे थे, फिर ताली बजा रहे थे। बीच बीच में ये जो है अशोक चौधरी का ब्रेसलेट देखने लगते हैं, उसी के बीच में प्रधानमंत्री का उंगली गिनने लगते हैं। इस तरह का उनका जो है कई कार्यक्रम में महिलाओं के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी किया है और इस तरह उनका लगता है कि मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं और थके हारे मुख्यमंत्री हैं। बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार रोज हो रहा है। इनसे बिहार की सत्ता संभल नहीं रही है, इसलिए इनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। राज्यपाल महोदय को इस सरकार को बर्खास्त करके पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, सिंचाई वाली सरकार आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को निमंत्रण देना चाहिए कि बिहार में आकर के बिहार के हित में एक आदर्श सरकार गठित करे और यहाँ युवाओं के हित में, चाहे बूढ़ा बूढ़ी पेंशन जो 1500 रुपया तेजस्वी जी ने किया है, चाहे वो माई बहन योजना का 2500 रुपया किया है और मुख्यमंत्री जी थके हारे हैं, उनको त्यागपत्र देना चाहिए। उत्तराधिकारी क्या बिहार की जनता तेजस्वी जी को चाह रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए, आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल तिरंगे के अपमान के सवाल पर माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जब राष्ट्रीय गान हो रहा था, उस समय हाथ हिला रहे थे, झूम रहे थे, प्रधान सचिव को टोक रहे थे, उनका हाथ पकड़ रहे थे। ये तिरंगा का अपमान है। जो मुख्यमंत्री तिरंगा का अपमान करे
उसको अविलंब जो है इस्तीफा देनी चाहिए। तिरंगे के अपमान पर देशद्रोह का केस होता है। तिरंगे के अपमान पर 3 साल का सजा होता है। तिरंगे का और राष्ट्रगान का सवाल पर 3 साल का जो उनको जो उसको सजा होता है। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल मांग करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी से, आप बार बार जो मानसिक संतुलन जो आपका बिगड़ गया है, इसके चलते बार बार हर स्टेज पर इसकी नई हरकतें होती है। भाषा भी नजर होता है, कभी महिलाओं पर टिप्पणी, कभी युवाओं पर टिप्पणी, कभी मोबाइल पर टिप्पणी, कभी जो है अलंट तलंट दे करके वो टिप्पणी करता है। वो कहता है इसके पहले कभी विकास हुआ था जी, इसके पहले आजादी के बाद पूरा राज नहीं था। माननीय नीतीश कुमार जी, आपको शर्म है, आपने जिस तरह से राष्ट्रीय कानून का आपने अपमान किया है, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और प्रधानमंत्री का जो लाडला मुख्यमंत्री है उसको भी शर्म करना चाहिए, जिससे वो लाडला मुख्यमंत्री कहता है उनको जो राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं करने के लिए आता है, इसलिए इनको इस्तीफा दे। और प्रधानमंत्री इसका जो मानसिक रूप से जो बीमार है उसका इलाज करवा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लिए शनिवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। सदन में कई ऐसे निर्णय हुए जो टीएमयू के इतिहास में नया अध्याय लिखेंगे। दरअसल आज एसएम कॉलेज के परीक्षा हॉल में टीएमयू के बजट को लेकर सीनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल और कुल सचिव डॉक्टर रामाशीष पूर्वे ने किया। इस दौरान कुल सचिव ने सीनेट बैठक का संचालन किया। इस मौके पर सीनेट के अलग अलग विंग के सदस्य उपस्थित रहे। दूसरी तरफ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में करीब 17 वर्ष बाद सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल और फाइनेंस कमेटी के चुनाव को लेकर मतदान हुआ। वहीं सीनेट की वार्षिक बैठक में विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6 अरब 50 करोड़ 28,11,600 रुपए घाटे के बजट को सदस्यों ने अनुमोदित कर दिया। वहीं टीएमयू प्रशासन ने सीनेट के पटल पर रखा कि वह अपने आंतरिक स्रोत से सिर्फ 10 करोड़ 91,70,890 रुपए की कमाई ही कर सकता है, जबकि वित्तीय वर्ष के लिए 6 अरब 50 करोड़ 28,11,600 रुपए से अधिक के खर्च का अनुमान लगाया गया है। अब यह बजट राजभवन और सरकार के पास भेजा जाएगा। इसके बाद ही विश्वविद्यालय को राशि मिलेगी। बजट अभिभाषण प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर ने पढ़ा, जबकि अध्यक्षीय भाषण से प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कई घोषणाएं की। देखिए सीनेट की बैठक में एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, सीनेटर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, मुजफ्फर अहमद, परवीन सिंह कुशवाहा, पप्पू सिंह निषाद, डॉक्टर अमरकांत, डॉक्टर रूबी हेम्ब्रम, प्रोफेसर अर्चना शाह, डॉक्टर मुशफिक आलम, जयप्रीत मिश्रा, हसनैन अंसारी, पुरुषोत्तम झा, रंजीत यादव, रामगोपाल पोद्दार, डॉक्टर सुप्रिया, डॉक्टर राजेश तिवारी, प्रोफेसर जगधर मंडल समेत कई सदस्यों ने क्या कुछ कहा। छात्रों के बारे में, कर्मचारियों के बारे में, शिक्षकों के बारे में, हर तरफ से जो समस्याएं हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन जनित समस्याएं हैं, लगभग जो भी है विश्वविद्यालय प्रशासन अगर उस पर संज्ञान लेती है तो मुझे नहीं लगता है सीनेट सभा में, प्रत्येक सीनेट सभा में इतना समय लगता है, क्योंकि हम उन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं। और कई वक्ताओं ने कहा, पूर्व के सीनेट सभा के बारे में भी कहा कि इन सब पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं। एक, पहला जो पीएचयू है वह जन सहयोग से स्थापित हुआ और आज उसकी स्थिति क्या है, विश्व में उसकी चर्चा हो। जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय है, मैं सीनेट सभा के सदस्यों से भी आग्रह करूंगा क्योंकि आज इस पर निर्णय लेने की जरूरत है। जो अमर शहीद तिलका मांझी जी हैं, इनकी मूर्ति के स्थापना के लिए निजी सहयोग से, मैं बजट के बारे में नहीं कहता, मैंने इसीलिए पीएचयू के बारे में कहा क्योंकि यहाँ इतने सदस्यगण हैं, अगर छोटी छोटी राशियों से भी अपना सहयोग राशि देंगे और हम लोग निजी सहयोग करेंगे। कुलपति महोदय, इसके लिए आप तैयार थे? सीनेट में भी बात की, कई बार बातें हुई और छोटी सी मूर्ति विश्वविद्यालय के
प्रांगण में है, जो हम लोग को कहीं न कहीं शर्मिंदगी का भाव आता है हम लोग। और आज हमको लगता है ध्वनि मत से सीनेट सभा में यह पारित होना चाहिए और 11 सदस्यीय कमेटी हम यही आग्रह करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, छात्र संगठन के भी हैं बैठे हुए, जो पदधारक हैं छात्र संघ के, सिंडिकेट के हैं, सीनेट के हैं। 11 सदस्यीय कमेटी बनाइए और जो बार-बार बात उठाई जा रही है बैठने के लिए छात्रों को, छात्राओं को, अभिभावकों को बाहर में, उसी को इस तरह से उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, वहां बैठने का भी एक पार्क टाइप का उसको बनाया जाए। और इसके लिए आज ही आपके स्तर से ये अपने अभिभाषण के क्रम में आप यह घोषणा करें, क्योंकि वो अगर होगा तो बहुत बड़ी बात होगी तिलका मांझी विश्वविद्यालय के। और दूसरी एक छोटी सी भूल हुई है बजट पुस्तिका में, मुझे लगता है पृष्ठांकन जो हुआ है तो उसमें एक जगह पृष्ठांकन का जो शीर्ष मद है वह 199 के बाद जो दूसरा पेज है आप देखें, 199 के बाद फिर 100 पेज आ गया, 100 अंकित हो गया, वहां 200 होना चाहिए। और नीचे जो प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से शुरू होता है वहां से भी पृष्ठांकन को सही करना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार में जाएगा, राजभवन जाएगा, महालेखाकार के यहाँ जाएगा, तो उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। और बजट में जितनी भी अशुद्धियां, चूंकि इतना बड़ा अगर यज्ञ होता है तो कोई न कोई कमी, कोई न कोई त्रुटि रह जाती है, उसके लिए भी एक विशेष रूप से एक समिति बना करके सरकार में भेजे जाने से पहले अंतिम रूप से सीनेट सभा यह अधिकृत कर दे, क्योंकि अब तो आप अपना रखेंगे, सब अपने अपने मंतव्य रख दिए, तो जो इसकी त्रुटियां हैं उसको भी कर दिया जाए। बहुत बहुत आभार। बिहार दिवस की अशेष शुभकामनाएं। जो बजट अभी रखा गया है उसमें कुछ हम लोग जो आंतरिक स्रोत से आए हैं उसको बढ़ा के दिखा सकते थे, और ये छोटी छोटी गलती कर्मचारियों का गलती है, विश्वविद्यालय की गलती है। जो स्टेट से हमारा आय होता है पिछले कई वर्षों से टेंडर नहीं हुआ है, जमीन का, बगीचे का। अगर वो टेंडर प्रक्रिया हो, मौखिक रूप से होता है, बैठ के हो गई बात, ये बगीचा 80,000 का है, ये पोखर जो है 10,000 का है। मुझे लगता है टेंडर प्रक्रिया में जाने से हमारा विश्वविद्यालय का इनकम बढ़ेगा। दूसरी बात, जो भैरवा तालाब है, जो आपने किस शर्त पे एमओयू किया है नगर निगम को, पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं काम चल रहा है और वो छोड़ के भाग गया है। लाखों का आमदनी हमको वहां से होता था। विश्वविद्यालय की आय यहां घटी है। अगर एमओयू में कोई दिक्कत है तो हम चाहेंगे कि इस सदन से कि इस एमओयू को तोड़ा जाए और वो जो भैरवा तालाब है उसको विश्वविद्यालय अपने अधीन करे। साथ ही अभी आपका बजट, जो सरकार का पैसा या आपका पैसा जिस बैंक में है, इंडियन बैंक में, हम एक कारनामा दिखाना चाहते हैं आपको। हम स्टेटमेंट लेके आए हैं। 36 पीजी डिपार्टमेंट है आपका। पिछले दिनों पाठक जी की चिट्ठी आई थी कि आप लोग जो है करेंट अकाउंट को सेविंग अकाउंट में बदल लीजिए। चिट्ठी का अनुपालन भी हुआ, हालांकि इसमें बैंकिंग प्रक्रिया में देरी भी हुई, लेकिन पिछले 1.5-2 वर्षों से सेविंग खाता जहां भी खुला है उसका इंटरेस्ट सेम डे तो आता है, लेकिन नेक्स्ट डे ही वह इंटरेस्ट बैंक के एक जो स्पेशल खाता होता है उसमें वापस हो जाता है। और बैंक रखे हुए है उसको, अपना ऑडिट भी उसका हो रहा है, देखती नहीं है। 500 करोड़ का मेरा एफडी है, लगभग 100-200 करोड़ का मेरा वहां पैसा पड़ा हुआ है। तो ये आपराधिक साहस जो बैंक कर रही है, इस पर विश्वविद्यालय त्वरित कार्रवाई करे। हम एविडेंस लेके आए हैं। 2 डिपार्टमेंट जब बैंक को लिखती है कि मेरा इंटरेस्ट का पैसा 1.5 साल पहले आ रहा है लेकिन आपके अकाउंट में जा रहा है, बेनिफिशियरी वहां बैंक है, विश्वविद्यालय नहीं है। ठीक है, 2 डिपार्टमेंट का लेटर जब जाता है तो बैंक पैसा वापस कर दी, लेकिन क्या वो इंटरेस्ट देगी उस पैसे का? ये बड़ा सवाल है। और हम चाहते हैं, अभी सीनेट आपका 1.5-2 घंटा चलेगा,
महोदय, आप बैंक मैनेजर को फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या मेरा जो पैसा है, लाखों लाख नहीं करोड़ों में वो पैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसे आप अपने अकाउंट में रख रहे हैं? पैसा इंटरेस्ट दे रही है बैंक, सेम डे बैंक का ये इंटरेस्ट पे आ रहा है, लेकिन अगले दिन ही वो पैसा, कई पीजी हेड बैठे हुए हैं, आप पूछ लीजिए, कुछ लोगों का पत्र मेरे पास है, ये हम लेके आए हैं, स्टेटमेंट लेके आए हैं, ये पैसा आखिर बैंक के पास कैसे चला जाएगा? और बैंक बिजनेस कर रही है, तो संस्था को जो नुकसान हो रहा है, हम आपको इस ओर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। और अगर सवाल इसका ही है तो इस सीनेट में आप एक कमेटी बनाइए और उच्च स्तरीय जांच करा के देखिए कि भागलपुर विश्वविद्यालय को कितना नुकसान पिछले 2-3 साल में हुआ। और लगता है कि इसमें आपके विश्वविद्यालय के जो सक्रिय कर्मी हैं, अकाउंट सेक्शन शाखा के जो लोग हैं, उनकी मिली भगत है। हम इसलिए ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दीपावली के धनतेरस में उनको सोने का सिक्का बैंक गिफ्ट करती है। वो कुटुंब नहीं है, वो हमारे विश्वविद्यालय के कर्मी हैं। सोने का सिक्का कोई सीनेट के मेंबर को नहीं आता है, और क्यों आएगा, क्यों लेगा सीनेट का मेंबर या सिंडिकेट का मेंबर? लेकिन आपके जो स्टाफ का जो मिली भगत है वो आपराधिकृत है। महोदय, इसको सीरियसली लिया जाए। चाहते हैं डॉक्टर दिव्यानंद, बहुत सजा हो गया उनको, अब उनको वापस लाइए। अच्छे शिक्षक हैं, गलती उनसे हुई होगी, सजा उनको मिल चुकी है, और आपसे अनुरोध है, ये इस सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं, दिव्यानंद जी को वापस ले आइए, और ये छात्रों का भी मांग रहा है। और आपका जो निर्णय होता है, आप निर्णय लेते हैं कि आप किसी का तबादला कर दिए, यह एक नीतिगत मामला है, आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है, आप किसी का प्रमोशन करना है, यह आपके क्षेत्र का मामला है। हम यहाँ बार बार उठाते हैं, ठीक है, पर इन चीजों को जो शिक्षक को 11 साल से प्रमोशन नहीं मिला, तो आप खुद ही दे सकते हैं, खुद ही आप शिक्षक हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों नहीं दिए, और नहीं तो कम से कम बता दिया जाए कि क्यों नहीं देते हैं। इससे आपका और कद बढ़ेगा महोदय, इसको अगर कर सकते हैं तो करिए। लेकिन एक मामला सिर्फ हम कहना चाहेंगे कि मातृभाषा हमारी हिंदी है, और विश्वविद्यालय हमको सुचिता का शिक्षा देता है, और जब हिंदी विभाग में तलवार से केक काटे जाएंगे और ऐसे लोगों की सिफारिश इस सदन से जाएगी कि उनको वापस ले आया जाए, तो के मंडल जैसे शिक्षक का क्या गलती है? उनके खिलाफ तो जो जांच हुई, वो जांच कमेटी ने भी रिपोर्ट में कहा कि वो निर्दोष है। तो ऐसे अगर वापस लाया जाए, वो क्या कहते हैं, जिसका तबादला किया गया, उसके कारण हमारे विश्वविद्यालय की छवि खराब हुई है। पूरे देश में सोशल मीडिया, चाहे आप देखिए नेशनल मीडिया, सब चैनल पर उसको दिखाया गया है। तो विश्वविद्यालय की छवि खराब हुई है उसके चलते, और आप उसको वापस लाने की बात करते हैं, और ऐसे शिक्षक की बात नहीं करते जो के मंडल बहुत दिनों से परेशान रहे हैं। अगर लाना है तो ऐसे लोगों को भी लाइए, नहीं तो ऐसे लोगों को हरगिज नहीं, जिसको सस्पेंड करना चाहिए उसको लाने की बात करना बहुत गलत है। हम इस सदन से कहेंगे कि ऐसी बात यहाँ न की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। विश्वविद्यालय का एक धरोहर है, हमारे पास एक तालाब था, इसमें हम लोगों को आमदनी आती थी हर 2 साल में 70 लाख रुपया। हम लोगों ने या विश्वविद्यालय ने इसमें गलती की है, और हम लोगों ने इसको स्मार्ट सिटी में दे दिया है। लगभग 6 साल से काम ही चल रहा है। जिस कंपनी को काम दिया गया था, स्मार्ट सिटी ने दिया था, वो कंपनी जो है यहाँ से जा चुकी है, भाग चुकी है, लेकिन अभी तक जो हम लोगों को नुकसान हो रहा है, 65 लाख रुपया हर साल आता था, वो हम लोग को लगभग अभी तक में 2 करोड़ से ऊपर नुकसान हो चुका है। हम चाहते हैं कि उसे ये काम वापस लिया जाए, हमको तालाब वापस किया जाए, जिससे कि विश्वविद्यालय का आमदनी बढ़े। धन्यवाद। 22 नवंबर 2024 का सीनेट की मीटिंग सबको याद हो। आपने समय सीमा का जो वादा किया था उसमें तो नहीं किया प्रमोशन, लेकिन प्रमोशन आपने दी, लेकिन बाकी लोगों का, कई लोगों का बाकी है, और रीडर और प्रोफेसर के लिए तो सबका बाकी। क्या आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि एक और आमरण अनशन होगा तब आप हिलेंगे? क्या चाहते हैं आप? शिक्षक को उसका हक शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मिलेगा, और अगर आपकी यही इच्छा है कि हम दोबारा आमरण अनशन में बैठे तो आप बता दीजिए, हम लोग बैठ जाएंगे, मरने के लिए भी तैयार है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि बिना किसी बहाना के, ढीला के, आप जल्दी करिए, आपके पास समय नहीं है सीमा। 22 मई तक ही आपके पास समस्त अधिकार है,
उसके बाद जो परंपरा है, उसके बाद कार्यकाल आपको सिर्फ 14 मेंबर्स के पावर रहेंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं पूरे शिक्षक समुदाय की तरफ से कि आप प्रमोशन की प्रक्रिया को जो बचा हुआ है उसे शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। तीसरी बात, छुट्टी पर मैं आता हूं। हमारे कुलपति महोदय को शिक्षकों की छुट्टी पे बड़ा ध्यान रखा। 2023 में उन्होंने हमारी गर्मी छुट्टी रद्द कर दी थी। क्या क्या करके वो छुट्टी हम लोगों ने रेस्टोर करी वो आपको भी पता है, हम सबको पता है। अभी आपके कार्यालय से एक अधिसूचना आई थी 26/2025 16/2/2025 को, और उसमें यह था कि दीक्षांत समारोह की कार्य की अनिवार्यता है, आवश्यकता किसी प्रकार का अवकाश दिए नहीं होगा। जनाब, मैं 30 साल से इस यूनिवर्सिटी में हूं, कई सारे दीक्षांत समारोह देखे, किसी भी कुलपति ने लोगों की छुट्टियां लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया। आपको श्रीमान कलकत्ता भी हुआ है, दिल्ली भी हुआ है, पटना आपका आना जाना लगा रहता है, हम कहां जाए, किससे छुट्टी लेने जाए। अभी 3-4 दिन पहले मेरे क्लोज रिलेटिव का डेथ हुआ, मुझे अंतिम राइट्स में जाना था। समय छुट्टी ग्रांट कराने के चक्कर में टेंशन में मैं नहीं जा सका, और चूंकि दीक्षांत समारोह कब होगा इसकी कोई फिक्स डेट अभी तक नहीं है, सब अंदाज में चल रहा है। मैं इस सदन में आपसे मांग करता हूं कि आज अविलंब इस अधिसूचना को आप वापस लीजिए ताकि लोग आवश्यकता अनुसार छुट्टी ले सकें। मैंने सीसीएल का मुद्दा उठाया था और 9/9/2024 में अधिसद ये विद्युत परिषद के बैठक में ये पारित भी हुआ कि सचिवालय के राज्यपाल सचिवालय के माध्यम से विचारोनुप्रांत इसे पास कर दिया जाएगा। महोदय 6 मंथ से ज्यादा का समय हो चुका है, क्या वो फाइल कहाँ है और हम लोग को सीसीएल कब तक मिलेगा? 1 वर्ष पूर्व मैंने ये उठाया, क्या महोदय हम लोगों को सीसीएल के लिए आंसर करना पड़ेगा? आप बताएं महोदय, आपको महिलाओं का सपोर्टर कुलपति के रूप में महोदय जाना जा रहा है और आपका ये कार्यकाल मुझे लग रहा है सबों को पता है कि समाप्त हो रहा है। महोदय, हम लोगों का एक वेलफेयर, हम महिलाओं, चाहे शिक्षक शिक्षिकाएं हो या शिक्षितर कर्मचारी महिलाएं हो, हम लोग कब अच्छे से काम कर पाएंगे? हमारा ध्यान यदि घर पे लगा रहेगा तो क्या हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे? क्या शिक्षितर महिलाएं अच्छे से पारी का निष्पादन कर पाएंगी? जब हमारे बच्चे बिगड़ रहे होंगे क्या दूसरे के बच्चों को हम संभाल पाएंगे? ये हमारा अधिकार है महोदय, इसे हम इस अधिकार से हम लोगों को वंचित ना करें। हमारे पास महोदय, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, या तो हमें कोर्ट केस करना पड़ेगा या अनशन करना पड़ेगा। महोदय, आप जाते जाते हम महिलाओं का कल्याण करके जाए ताकि हम लोग जाए, कभी भी हम लोग आपके बारे में बात करें तो हम लोग नहीं अब मतलब आप अनुरोध रिक्वेस्ट के मोड में आ गए हैं। ये कहानी हो चुकी है हमारे, जब भी मैं ये जब सिलेक्ट होता है ना, सारी महिला जिन्हें आप जानते होंगे, चाहे प्रत्यक्षा मैम हो या कोई भी, हम लोग के सारे के बच्चे छोटे छोटे हैं, सब बहुत उम्मीद से हमारी ओर देखते हैं कि जाओ बोलो सुप्रिया बोलो, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें अकेले या महिलाओं के साथ अनशन करना पड़ेगा या कोर्ट केस करना पड़ेगा। ये हम महिलाओं का बहुत ही जरूरी और हमारा ये प्राकृतिक अधिकार है, मातृत्व का अवकाश महोदय, ये प्राकृतिक अधिकार है, आप इससे हम लोगों को वंचित ना करें। महोदय, मैंने 1 साल पूर्व मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में भी बात की थी। मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग अपना पर्सनल ले सकते हैं बट ग्रुप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं, ये हमारा विश्वविद्यालय या कॉलेज ही दे सकता है। अभी हमारे बहुत सारे ऐसे जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, सदस्य हो या कर्मचारी हो, जिन्हें हॉस्पिटल बार-बार जाना होता है, ये ऐसा मुद्दा है महोदय, इसमें कोई भी एक कदम भी कार्य हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है महोदय। इस बारे में मैंने एक बार आपसे बात भी की थी कि सर हमारे मेडिकल इंश्योरेंस का जो मुद्दा है उसका क्या हुआ है? किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को इसके लिए बुलाया गया है? कुछ भी नहीं किया गया। तो महोदय, ये सीनेट क्यों हम लोग को बुलाया जा रहा है? क्यों हम लोगों को बातों को बोलने के लिए कहा जा रहा है जब हमारी बातें सुनी ही नहीं जा रही है? महोदय, ये 2 मांगे हैं हमारी, एक तो सीसीएल की और एक मेडिकल इंश्योरेंस की। महोदय, जाते जाते हम लोगों को ये प्रदान किया जाए। धन्यवाद। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का 86 से प्रमोशन नहीं हुआ है। 2014 में परिनियम राजभवन से मंत्री सरकार से आई, उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं 2014 से ही जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का प्रमोशन हो। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी सेवानिवृत्ति होने जा रहे हैं
और वो उसको जीवन में कभी प्रमोशन नहीं मिल पाया। मेरा अनुरोध होगा सर की जो है ना प्रमोशन शीघ्र से शीघ्र करा दिया। दूसरा बात है सर पीएफ अकाउंट हम लोग का बैंक में शिक्षक का भी है, शिक्षक कर्मचारियों का भी है। हम लोग को पीएफ में 8.5% इंटरेस्ट सब्सिडी मिला है 9%। और विगत 4 साल से मेरा इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट का दिया था। बैंक में बार हम जाके कहें कि जो ये गलत है, ये हमारा जो है ये सब्सिडी पीएफ अकाउंट का मिल रहा है, वो बोल रहा है ये सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट वो होता है सर जो कि हम सिर्फ ऑपरेट करते हैं। पीएफ अकाउंट ये मेरा सचिव महोदय ऑपरेट करते हैं। हम उनको बार समझा रहे हैं सर, उसमें जो है उसके बाद हम कुलपति महोदय को लिख के दिए इस बैंक को यहाँ से हटा के किसी दूसरे बैंक को लाया और आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई सर। दूसरा बात है संविदा कर्मचारी सर 15-20 साल से बहाल है सर, उसका नियमितीकरण कर दिया जाए सर, जो कि कुछ जो है उनको राहत हो। अपना जीवन बिता दिए विश्वविद्यालय में, परिवार में, उनका भी सर नियमितीकरण कर दिया जाए। सर कॉमर्स के विद्वान है सर, आई थिंक यू विल अप्रिशिएट दिस सर। सर जो मैंने सोचा था आपसे 7th पे एरियर की बात कहूंगा सर। सर 7th पे एरियर तो दूर सर, हमें 6th पे एरियर भी बहुत लोगों को नहीं मिला है सर। 2025 चल रहा है सर और लोग 6th पे एरियर का क्लेम अभी तक नहीं लोगों को मिला है सर। हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं सीनियर टीचर्स की सर, और हमारे एसएम कॉलेज प्रांगण में सीनेट की बैठक हो रही है सर, और इसी कॉलेज की टीचर्स हैं सर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सर, और उन्हें अभी तक पिछले प्रमोशन का एरियर का पैसा नहीं मिला है सर। पिछले सीनेट में भी यह बात उठाई गई थी सर, पूरा 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया सर, और अभी तक पिछले प्रमोशन का पैसा नहीं मिला है सर। हम लोग प्रमोशन के लिए सर सिर्फ एकेडमिक इंप्रूवमेंट के लिए संघर्ष नहीं होते हैं सर, हमारी आय बहुत लिमिटेड होती है सर, हम उस हिसाब से अपना एक्सपेंडिचर प्लान करते हैं सर, और 5-5 साल 10-10 साल अगर पेमेंट नहीं मिले सर तो आप कॉमर्स के विद्वान होने के नाते आप समझ सकते हैं सर कि पैसे का वैल्यू क्या है। इसी सत्र में कहा था कि शिक्षकों की चतुर्थ चरण के अंगीभूतीकृत शिक्षकों की शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा का समापन आपके स्तर से किया गया था। आपके स्तर से जबकि आपको अधिकारिता नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शिक्षकों को तो सेवा लेना है, आपके आदेश को मानने के लिए हम बाध्य हैं। महोदय कई बार आपने भी अपने अवसर में दिया है, जो कि आम शिक्षकों के साथ आपने भी इसकी प्रशंसा की है कि छात्रों का अटेंडेंस 75% हो। हमें तो बायोमेट्रिक लगाना है, मैं 10 से 10:45 में नहीं जाऊंगा तो मैं शिकार होगा। लेकिन महोदय आप खुद कुलपति हैं, आपके इतने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इतने सारे ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल हैं। महोदय बहुत स्थिति खराब है महाविद्यालय की, छात्र की उपस्थिति नगद होने जा रही है। इस सदन के द्वारा मेरा अनुरोध है आपसे कि छात्रों का भी बायोमेट्रिक पद्धति से अटेंडेंस की व्यवस्था कराई जाए, उन पर भी कोर्सिव एक्शन लिया जाए। आज छात्र विश्वविद्यालय हंगामा करते हैं कि हमारे रिजल्ट में ये नहीं है, लेकिन उसमें से एक भी छात्र कक्षा को अटेंड नहीं करते महोदय। क्योंकि हम लोग रोज शिक्षक जाते हैं, केंद्रीय कॉलेज जाते हैं, बड़वाड़ी कॉलेज देखे महोदय, एसएम कॉलेज देखे महोदय, छात्रों की उपस्थिति नगद होती जा रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। जिस तरह से हमारी खोज खबर बिहार सरकार आपके क्षेत्राधिकार में इंटरफेयर कर रहा है। अब एक चिट्ठी निकली है, सर्कुलर निकला पटना यूनिवर्सिटी के लिए कि आपको ऐसे कैंपस में 500 मीटर की दूर बैठना है। महोदय इसका विरोध होना चाहिए था, और इस सीनेट के सदस्यों से मैं आग्रह करता हूँ मेरे पर कार्रवाई हो। क्योंकि अभी जानकारी हुई कि आपका ये अब कार्यकाल नजदीक आ रहा है, तो आज की सीनेट की बैठक से मेरा आवश्यक अनुरोध होगा कि आपके नेतृत्व में जल्द से जल्द महिलाओं के लिए नर्सिंग कोर्स हो, बीएड कोर्स हो या और कोई कोर्स हो, क्योंकि वो बिल्डिंग 12 करोड़ की लागत से बनी हुई बड़े खराब नहीं हो जाए, और हमारा लोकार्पण करने का उद्देश्य और आपका भी उद्देश्य, आपने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जो आपके सहयोग से इतना बड़ा भवन हमने दिया है, उसकी उपयोगिता बने। हमारा यही अनुरोध होगा आज की बैठक के माध्यम से, और जल्द से जल्द उसमें महिलाओं के लिए कोर्स शुरू हो
और छात्रों के लिए जो मुख खोल दिया गया है उसको तत्काल आप प्रिंसिपल को आदेश करें कि वो एमओयू का उल्लंघन है और अन्यथा हम लोगों को बाध्य होकर कोई दूसरा निर्णय नहीं लेना पड़े। देश विदेशों में अपने हुनर का झंडा गाड़ने का काम किया और भागलपुर को एक ऐतिहासिक बनाने का काम किया। मैं मानवर से ये कहना चाहता हूं कि पिछले बजट में वोकेशनल कोर्सेज डेवलपमेंट वोकेशनल कोर्स को चालू करने की बात हुई थी, लेकिन इस बार इस बजट से उनका नामो निशान हटा दिया गया। आखिर क्या कारण रही? इस सदन को बताने का कष्ट करें कि आखिर इस बजट में क्यों उनको हटा दिया गया, जबकि भागलपुर पूरे विश्व में अपने हुनर का झंडा गाड़ने का काम किया और आशा जगी थी यहाँ के बुनकरों के बच्चों का कि मैं वोकेशनल कोर्स करूंगा और उस कोर्स से लाभान्वित होंगे, लेकिन उस कोर्स को आज के बजट में से उसको हटा दिया गया। आखिर क्या कारण रहा? 2-3 साल बजट में रहा, लेकिन इस बार हटा दिया गया। मैं महोदय से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण रहा जो कि इस बजट को हटाया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के माध्यम से आज आपके बीच उपस्थित हुए। जिन शिक्षा का बजट बिहार में सबसे अधिक है, लगभग जो बजट कई गुना बढ़ चुका है, और बिहार के बजट के हिसाब से हमारे विश्वविद्यालय का बजट अभी घाटा में चल रहा है। जब बिहार का बजट सबसे आगे चल रहा है, हम लोग का विश्वविद्यालय का बजट पीछे क्यों है, जबकि हमारे इतने काबिल महामहिम हमारे कुलपति महोदय जी हैं और लगातार सभी समस्याओं पर मजबूती से नजर रखते हैं। उसके बावजूद भी हमारा घाटा का बजट है। ये सीनेट के जितने भी सदस्य हैं, सीनेट सिंडिकेट के, सभी को सोचना चाहिए। जिस विश्वविद्यालय से कई विश्वविद्यालय का जन्म हो गया, मुंगेर विश्वविद्यालय यहाँ से अलग हुआ, भागलपुर विश्वविद्यालय से कई विश्वविद्यालय अलग हुआ, वो लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं और हम आज भी अपने कमी का रोना रो रहे हैं। ऐसी लाठीधारी तैनात है जिसकी विश्वविद्यालय में कोई जरूरत नहीं। उनके जगह पर विश्वविद्यालय के महाविद्यालय और विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों में, जैसे हमारे कंप्यूटर करने की जरूरत है, असिस्टेंट की जरूरत है, लैब असिस्टेंट की जरूरत है, डेमोन्स्ट्रेटर की जरूरत है, अगर इनकी बहाली हो और इनकी बहाली अगर विश्वविद्यालय स्तर पर निकल चुकी है तो आप वहां वहीं के यहाँ जाते हैं, आप शिक्षा मंत्री से भेंट करते हैं, आप शिक्षा विभाग में जाते हैं, वहां पर इस प्रस्ताव को रख करके और आउटसोर्सिंग में जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है उसको बदला जाए और महाविद्यालय स्नातकोत्तर विभागों में जो कर्मियों की आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरी। इसके लिए हम ध्यान सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इस सदन में हमारे बहुत ही माननीय उच्च पद पर स्थापित है, जो सदन में भी है, विश्वविद्यालय में भी है, और हम उम्मीद करते हैं इस प्रस्ताव पर सदन की अनुमोदन मिलेगा और राज्य सरकार तक ये बात जाएगी और विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार कर्मियों की नियुक्ति होगी। विश्वविद्यालय छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार का हत्यारा है। जुल्म ज्यादती पर चुनाव खोलेगा कौन? हम भी मौन हो गए तो बोलेगा कौन? महोदय, विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 सेक्शन 24 के बिंदु क्रमांक 11 क्या स्पष्ट वकालत करता है कि छात्र संघ का अध्यक्ष भी इन चुनावों में भागीदार होगा। बिना छात्र चुनाव कराए आखिर यह चुनाव कैसे हो जाएगा? मैं विश्वविद्यालय में पहले छात्र चुनाव की मांग करता हूँ। इन चुनावों में अविलंब रोक लगाई जाए। इसकी काउंटिंग तभी हो जब छात्र चुनाव कराने के बाद छात्र के प्रतिनिधि भी आए। मैं विश्वविद्यालय स्टेट अधिनियम 1976 का सेक्शन 24 आपके समक्ष महोदय रखता हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं बिहार दिवस की असीम शुभकामनाएं एवं बधाई। मान्यवर, मैं प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह, अभिषद सदस्य, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर, माननीय अध्यक्ष की अनुमति से वर्ष 2024 में आयोजित बजट अधिसद की बैठक के निर्णय वृत्त की संपुष्टि हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इसे संपुष्ट करने की महती कृपा करना चाहेंगे। स्वागत करती हूँ। साथ में बिहार दिवस की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। मान्यवर, मैं डॉक्टर रूबी कुमारी
अभिषेक सदस्य तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर माननीय अध्यक्ष की अनुमति से वर्ष 2024-25 में आयोजित विभिन्न अभिषद की बैठकों के वृत्ति की संपुष्टि हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इसे स्वीकृत करने की मंत्री कृपा करना चाहेंगे। धन्यवाद। मान्यवर, मैं प्रोफेसर अमरकांत सिंह, अभिषद सदस्य तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर, माननीय अध्यक्ष की अनुमति से वर्ष 24-25 में आयोजित विभिन्न विद्वत परिषद की बैठकों के वृत्ति की संपुष्टि हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकृत करने की महती कृपा करना चाहेंगे। माननीय परिषद के सम्मानित सदस्यगण, जिसमें हमारे माननीय विधान परिषद और विधानसभा के सम्मानित सदस्यगण भी उपस्थित हैं। इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव, पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी, आज का दिन बिल्कुल ही ऐतिहासिक है। 2-3 दृष्टिकोण से ऐतिहासिक है। पहला तो यह है कि आज बिहार दिवस है और यह इसलिए ऐतिहासिक। दूसरा, मुझे ऐतिहासिक इसलिए भी लग रहा है कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो सुनीता विलियम्स जी वो अंतरिक्ष से सकुशल लौट गई हैं और इसके तरफ से हम अपने विश्वविद्यालय के सीनेट के सभी माननीय सदस्यों से उनके सकुशल लौटने की बहुत ही शुभकामना देता हूं कि उनका और दीर्घायु हो और विश्व के लिए अच्छे अच्छे काम करें। आज के लिए आज का सीनेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले वो हमारे तिलका मांझी जी, अमर शहीद, जिनकी हम छोटी सी यहाँ पर प्रतिमा रखे हुए हैं, जिनका हर कार्यक्रम में है। और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रहा है। अगर हमारे छात्र विदेश जा रहे हैं तो जिस व्यक्ति के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हो और देश और विदेश में हमारे छात्र जाएं, उनकी आदमकद प्रतिमा का बिल्कुल 100% वोट के साथ, 100% सहमति के साथ निर्णय लेना, यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक इस बात की है कि इसके लिए विश्वविद्यालय से ये कहा गया है कि हम लोग मिलकर के इसको बनाएंगे और उसमें मैं भी सम्मिलित होऊंगा, जिसमें कि आप ये नहीं कहेंगे कि चले गए अपने कुछ नहीं। तो सबसे पहला इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा। और इस अवसर पर मैं यह भी बता दूं कि मैंने कई बार कहा है कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा था कि तिलका मांझी के लिए कुछ कीजिए, और हम लोग 2-3 व्यक्ति जो ऊपर में बात कर रहे हैं मूर्ति के लिए, तो अभी हाल में भी उनके पीए से बात किए। तो मैं समझता हूं कि मैं उनके मूर्ति के अनावरण के लिए माननीय हमारे जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो आएंगी, हमारे जो माननीय बिहार के महामहिम हमारे विश्वविद्यालय के चांसलर हैं उन्हें भी हम लोग करेंगे। आज के दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हमको एक सूचना जो किसी आदमी ने बड़े दुखे मन से कहा कि अंबेडकर विचारधारा में पढ़ाई होती है, अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं है। उस अंबेडकर की हम बात करते हैं जिसने पूरे भारत को अनेकता में एकता एक साथ बांध कर रखा। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो हम कई टुकड़ों में बटे रहते।
तो जैसे गांधीयन थॉट के सामने गांधी जी का मूर्ति है, उसी तरह से इसी समिति के माध्यम से हम वहाँ अम्बेडकर मूर्ति का भी निर्माण बहुत जल्द कर लेंगे और इसके लिए विश्वविद्यालय जो है वो फंड अपने से आप लोगों की अनुमति से देगी। फंड की कोई कमी नहीं होगी। महोदय, आप लोग को क्या बताना है, आप लोग या तो राजनीतिज्ञ हैं या शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बिहार दिवस बड़ा ही गौरवशाली ढंग से न सिर्फ पूरे बिहार में मनाया जा रहा है, बल्कि हमारे विश्वविद्यालय में मैंने आदेश दिया है कि विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर्स और जो कॉलेजेस हैं, जितने जो हमारे एलाइड बिल्डिंग्स हैं, उन सभी बिल्डिंग पर मतलब उसको सुसज्जित किया जाए और रोशनी दान किया जाए, रोशनी जो है वो दी जाए, रोशनी से सुसज्जित किया जाए। वाद विवाद प्रतियोगिताएं की जाए, साथ ही साथ मनोरंजन के जो कार्यक्रम हो सकते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम वो किए जाएं और झांकियाँ निकाली जाएं। वही नहीं, पूरे जगह वीडियोग्राफी चल रहा है सभी कॉलेजों में और विश्वविद्यालय के विभिन्न लेवल पर। और ये सभी जब आएंगे तो जहाँ भी हम लोग मिलेंगे तो साबित करेंगे कि विश्वविद्यालय में वास्तव में बिहार एक इतना बड़ा सीनेट का आयोजन एक तरफ कर रहा था, दूसरी तरफ बिहार दिवस को भी बहुत ही अच्छे ढंग से विश्वविद्यालय स्तर पर मनाया गया और उसके साथ ही आप सभी माननीय सदस्य होंगे। शनिकाल विश्वविद्यालय में 1.5 से 2 साल रहा। ऐसे पदाधिकारी मिले जो अपने तो गए नहीं, विश्वविद्यालय को 2-3 साल नीचे ढके दिए और मेरा तो शुगर लेवल बीपी लेवल बढ़ा के गए, वो पता नहीं कब। पूर्वे जी थोड़ा कम करें। तो वो जो देख रहे हैं ना कि बहुत सा काम नहीं हुआ है, उसी काल का है मिश्रा जी। क्या कीजिएगा, किसी को समझ में नहीं आती थी, कोई समझ के भी करता था। लेकिन चलिए, जितना है बचा हुआ मैं पूरा करूँगा। मैं वचन देता हूँ और बजट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ त्रुटियाँ रह गई होंगी, आपका आप सजेशन दें, उसमें सुधार दें। खासकर क्या बोले मिस्टर लोहिया, क्या लोहानी जी, हमको लगता है कि बजट पर आपने बड़ा अध्ययन किया होगा। एक प्रश्न का जवाब आपको मिल चुका है ना, जो शेष प्रश्न है उसका जवाब अभी मैं दूंगा। तो आप महानुभावों से अनुरोध है कि इसी तरह से विश्वविद्यालय का शांत वातावरण में सीनेट की आपने जो बैठक जो अभी संपन्न हुई है, आपके महत्वपूर्ण सलाह को सिर्फ सुने नहीं गए हैं, सब जो है ना देखे जाएंगे। और वह यही नहीं, मैं अभी अधिकार देता हूँ कि आप हमसे पूछेंगे कि आप कहे थे कि नोट किए तो क्या किए कि नहीं, लेकिन वो सलाह जो महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ तो बोलना है तो वो, जैसे हमारे भाई जी बोलते हैं कि घाटे का बजट को कम कीजिए। यह आपको मालूम होना चाहिए कि विश्वविद्यालय और कॉलेज और स्कूल, यह जो है ना सोशल स्टेट है, सोशल वेलफेयर, यहाँ इनकम का कोई साधन नहीं है। वो तो भागलपुर को 265 की 275 एकड़ जमीन है, आम महुआ लीची मछली और सब्जी की बात करते हैं, बेच करके कुछ आ जाता है। इसमें ग्रांट है, ग्रांट है, ग्रांट है, ग्रांट सिर्फ सरकार देती है। तो सरकार तो हमारे पास जब आमदनी नहीं है तो आप बंद कर दीजिए। लड़कियों का एजुकेशन आपको पता है, माननीय है कि स्कूल से लेके एमए तक फ्री है। सारे महिला कॉलेज के पास चौक दस्तर के पास नहीं है, उसी के चलते हम लोग थोड़ा फी लेना शुरू किए, तो यहाँ तो वहाँ से चला गया कि काहे लेते हैं, तो बंद करें उस कॉलेज। देयर इज नो इनकम ऑफ द कॉलेज। वही इनकम है जो हम बोल रहे हैं ना, रोजगार परक शिक्षा, वोकेशनल कोर्स, वही उसका इनकम है श्रीमान। इसलिए घाटे का बजट जितना ज़्यादा होगा, अगर 665 करोड़ 45 करोड़, अगर यह 700 करोड़ और होता, 800 करोड़, तो यह माना जाता कि विश्वविद्यालय आगे बढ़ने वाली है। इसलिए कि इस कोर्स के अंतर्गत मैं बताना चाहता हूं कि रिसर्च एंड इनोवेशन पर करोड़ों करोड़ हमने प्रोविजन किया, नए पर करोड़ों करोड़ किया।
हम शिक्षकों को बाहर भेजना चाहते हैं ट्रेनिंग पर, और इस पर पैसा कहाँ से आए। और ये जान लीजिए कि प्रोविजन करते हैं, आप जाइएगा, मेरा कृपया आपके माध्यम से ये कहना है कि श्रीमान 650 करोड़ तिलका मांझी का बजट है। थोड़ा मतलब बजट तो है, लेकिन सैलरी पेंशन एरियर के अलावे कुछ नहीं मिलता है। अभी थोड़ा सा रूसा जब से आया है तब से कुछ मिलने लगा है, तो ये सब भी काम हो रहा है। न तो किसी के सिर पर कभी भी गिर जाए दरवाजा और छत गिर जाए, इसलिए आप मुख्यमंत्री से जल के आप जिसे सिफारिश करवाइए, नहीं कि हाँ नहीं, जैसे मैं अभी माननीय उनसे उप मुख्यमंत्री से मिला तो उन्होंने धीरे से कहा कि तिलका मांझी के लिए कुछ बचाए हुए हैं, चाहिए पैसा कि हम आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है सबको मिलजुल कर लिया, और जो नहीं आएगा तो माननीय लोग गार्जियन तो। भागलपुर बरईचक चौक के समीप स्थित माई छोटा स्कूल में आज वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें सभी बच्चे और उनके अभिभावक शामिल हुए। स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद हिलालुद्दीन ने बताया कि सभी बच्चों का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। हर क्लास से एक टॉपर और एक बच्चे को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज से स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद हिलालुद्दीन के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने बच्चों को बधाई और बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्कूल की शिक्षिका सोनिका सिंह, रूपा सोनी, सारिन समी, हिना परवीन, जोया सलीम, मुस्कान समेत कई पेरेंट्स मौजूद थे। बिहार दिवस पर वैशाली में कई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि प्रभात फेरी में जिलाधिकारी भी शामिल हुए। प्रभात फेरी समाहरणालय परिसर से चलकर कार्यक्रम स्थल जीए इंटर कॉलेज पहुंचा, जिसमें सैकड़ों स्कूली बच्चे बच्चियों के साथ अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, एसडीएम, डीईओ, डीपीआरओ सहित कई वरीय पदाधिकारी शामिल रहे। भागलपुर मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में आज सत्र 2024-25 का एनुअल रिजल्ट घोषित किया गया। रिकाबगंज स्थित मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में शनिवार को वार्षिक रिजल्ट को लेकर सुबह से ही अभिभावक स्कूल कैंपस में पहुंचने लगे थे। वहीं स्कूल के सचिव इंजीनियर राशिद इकबाल ने बारी बारी से बच्चों और उनके पेरेंट्स को वार्षिक परीक्षा फल सौंपा। रिजल्ट पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे, जबकि कुछ बच्चों को निराशा भी हुई। वहीं कम मार्क्स आने वाले बच्चों को शिक्षकों ने नए सत्र में मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान इंजीनियर राशिद इकबाल ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दाखिले की प्रक्रिया उनके स्कूल में जारी है। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों का नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक में 2 अप्रैल तक नामांकन होगा, उन्हें एडमिशन फी मात्र 500 रुपये लगेंगे। देखिए एनुअल रिजल्ट डे पर मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों ने क्या कुछ कहा। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। ये सब हमारे सर का ही वो मेहनत है। कितना परसेंटेज आया? 90% आया। कैसी पढ़ाई होती है मिलिया में? बहुत अच्छी होती है। मैं 3 साल से जुड़ी हुई हूँ मिलिया कॉन्वेंट में। पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, इसकी डिसिप्लिन बहुत अच्छी होती है। और मेरी पहले से एक बेटी पढ़ती है और ऑलरेडी मेरे एक बेटे के मैं एडमिशन करवाने आई हूँ। नहीं, बहुत अच्छी है सर। ये तो स्कूल की अच्छी फैसिलिटी भी है, इस ध्यान भी देते हैं सर लोग, मैम लोग काफ़ी डिसिप्लिन के साथ रखते हैं। आज से करीब 9-10 साल पहले से नर्सरी में एडमिशन लिया। 1, 2, 3 करते हुए अभी 9 में रिजल्ट हुआ है। एक बच्चे 9 में है, एक 8 में है। 8 में इस बार फर्स्ट किया है और एक बच्चे 2 में है। 2 में भी अच्छा कर रहा है। मिलिया स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। इसका मेन ब्रांच पूर्णिया में है। हम लोग गार्जियन इसमें अच्छी पढ़ाई को देखते हुए एडमिशन कराते हैं। यहाँ के क्वालिफाइड सब टीचर हैं। यहाँ का मैनेजमेंट भी अच्छा है, इसलिए हम लोग इसमें अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 2 बच्चा का हम कराए हैं, तो एक 1 में एक 3 में कराए हैं। हमको बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 2 साल से कि वहाँ पर आप क्यों नहीं कराते हैं, बहुत अच्छा स्कूल है। तो हम आए तो सर पे
हमको बहुत रिस्पेक्ट मिला यहाँ पे। तो फिर एक बच्चे और हैं, तो अभी एडमिशन कराए 2 बच्चे का, और फिर आए एक बच्चे का और कराना है। तो सर बोले कि वहाँ से लोग बोले कि और एक बच्चा का वहाँ पे करा लीजिए, क्योंकि एक बच्चा आपका फ्री में एडमिशन है। तो हम यहाँ पे आकर के तो आए, तो 3 बच्चा का भी करवा ही रहे हैं एडमिशन। सभी बच्चों ने अच्छा रिजल्ट लाया है, सभी का परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। कुछ बच्चों ने तो 98% नंबर भी लाया है। और इस सभी को हम लोग जो हर साल एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड का प्रोग्राम करते हैं उसमें सम्मानित करेंगे। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ रिज़ल्ट दिया जा रहा है। और मैं एक घोषणा कर रहा हूँ अपने स्कूल की तरफ से कि नर्सरी से लेके क्लास 9 तक एडमिशन शुल्क सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया लिया जा रहा है। और ये ऑफ़र 2 अप्रैल तक ही रहेगा, उसके बाद कोई ऑफ़र मिलिया में नहीं मिलेगा। ऐसा डिसीजन हमने इसलिए लिया है कि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और सिर्फ वो फीस की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं मिलिया कॉन्वेंट में, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है जो दे रहे हैं। वो 2 अप्रैल तक यहाँ आके नामांकन ले, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया में।